नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ताकि बीमारी का पता लग सके और सही से इसका इलाज हो सके। इसलिए आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। वो हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गर्ग हैं। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दो। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। जी, थैंक यू रंजीत जी। और डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, चूंकि आप एमबीबीएस भी हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, तो सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को बताएं कि रेडियोलॉजी होता क्या है और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं, इनके जो दायरे क्षेत्र में कौन कौन से ऐसी चीजें आती हैं, तमाम दर्शकों को बताएं। जी रंजीत जी, रेडियोलॉजी भी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की। ये क्लिनिकल ब्रांच है, जैसे कि बाकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे जनरल मेडिसिन होती है, गायनोकोलॉजी होती है, ईएनटी होती है, वैसी रेडियोलॉजी ब्रांच होती है जो 5.5 साल के एमबीबीएस के बाद पूरा 3 साल का एमडी का कोर्स होता है इसमें रेडियोलॉजी का। इनफैक्ट ये जनरली डील करती है मशीनों के द्वारा जो हम इमेजिंग करते हैं, जिसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, एमआरआई और पेट सीटी। आजकल तो रेडियोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है। इनफैक्ट जितनी भी बाकी ब्रांचेस हैं उन सबका बैकबोन माना जाता है रेडियोलॉजी, बिकॉज जो बीमारी है उसका कारण पता करना, उसकी तह तक जाना और उसके बाद उसका इलाज के बाद कितना उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, हर स्टेप में रेडियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन मशीनों द्वारा दी गई जानकारी, जैसे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए दे आर द पर्सन बिहाइंड द मशीन, जो कि इंटरप्रेट करते हैं उन इमेजेस को, ताकि उसका जो मायना क्या है उन इमेजेस का, और वो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में उसको देख के फिर वो क्लिनिशियन को जानकारी देते हैं कि ये समस्या हो सकती है। तो यही है, रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है आजकल, स्पेशली क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी मैं एडवांस थोड़ा सा चल रही माफी है। के साथ आपको रोकूंगा डॉक्टर, चूंकि हम सभी जानते हैं कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इसके चपेट में है। मेरा सवाल अब ये है कि क्या कोरोना में जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं? क्या कोरोना के टेस्ट के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्या उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? तमाम दर्शकों को बताएं। जी, रंजीत जी, कोरोना के मेन डायग्नोसिस के लिए तो मोस्टली क्लिनिकल और बाकी जो आरटीपीसीआर और एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह हैं यही होता है। बट हाँ, अगर कोरोना की जैसे प्रॉब्लम निमोनिया तक पहुंच जाती है या लंग्स में पहुंच जा रही है, तो फिर उसको डायग्नोस करने के लिए कितना एक्सटेंट, कितना लंग्स में फैली हुई है, क्या इलाज से उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना अच्छे से उसकी ठीक हो रहा है कि नहीं, उन सब के लिए सीटी स्कैन का बहुत रोल है आजकल। स्पेशली जो भर्ती हो रहे हैं पेशेंट्स, सीटी करके देखा जाता है कि निमोनिया कितना ज्यादा फैल गया हुआ है, क्या जो दवा या ट्रीटमेंट है वो असर कर रही है कि नहीं, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का भी बहुत बड़ा रोल है। हर पेशेंट का सीटी स्कैन उपलब्ध नहीं भी होता कई बार, और हर का बार बार सीटी करवाना मुश्किल होता है, तो बेड साइड अल्ट्रासाउंड, जिसको पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसमें हम निमोनिया के पैचेस वगैरह पता कर लेते हैं और वो क्या समय के साथ बढ़ रहे हैं या रिजॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हैंड डायग्नोसिस के लिए इस समय तो जो जांच है वो इमेजिंग ज्यादा हम रिलाई करते हैं बाकी टेस्ट के ऊपर, आरटीपीसीआर और ये सब के ऊपर। बट आगे अगर निमोनिया कॉम्प्लिकेट हो जाता है या बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, तो उसमें हमारी इमेजिंग का रोल काफी आ जाता है उसमें। एक और जो अहम सवाल है, चूंकि हम सभी जानते हैं सोनोग्राफी, सोनोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। चूंकि जब हम जच्चा बच्चा की जांच के लिए जाते हैं, तो क्या आपने तमाम दर्शकों को बनाया, उसमें कितना इम्पैक्ट डालता है ये, और क्या ये हार्मफुल भी है? जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इनफैक्ट मेरा जो मेन डोमेन है वो फीटल इमेजिंग एंड विमेन हाँ, इमेजिंग चूंकि ही। मैं जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें अल्ट्रासाउंड बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। ये चीज प्रूवन है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड में जो रेडिएशन है या किरणें हैं वो यूज नहीं होती, उसमें तरंगे या साउंड वेव्स हैं वो यूज होती हैं एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिससे कि हम बच्चे के ऊपर कोई ऐसा हानिकारक असर नहीं होता। इनफैक्ट इंडिया में और कई विकासशील देश हैं उधर ये बहुत ही गलत धारणा है कि किरणों के कारण ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद
बेबुनियाद हैं, दीज आर जस्ट मिथ्स और ऐसा कुछ नहीं होता। और इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह के उपयोग जो रेगुलर इंटरवल में प्रेगनेंसी में अगर किया जाए तो ये देखा गया है कि जच्चा और बच्चा की सेफ्टी सुरक्षा काफी हद तक बढ़ जाती है, और उसमें जो मोर्टालिटी रेट है, मतलब कि जो डेथ रेट है, वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि इतना सही डायग्नोसिस होता है। मतलब हर समय पर अल्ट्रासाउंड का एक महत्व है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि भ्रूण का जो धड़कन आ गई है कि नहीं, कहीं ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं रुक गई है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई है। उसे हम डेट देते हैं, प्रेगनेंसी की डेट, उसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। फिर एक स्कैन 11 to 14 वीक्स में होता है जिसको हम एंटी स्कैन या लेवल 1 भी बोलते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में। उसमें हम बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है वो देखते हैं, और फिर उसका एक बेसिक मोर्फोलॉजी भी करते हैं, पूरा हेड टू टो उसका चेकअप करते हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्कैन फिर 5th मंथ में जो किया जाता है जिसको हम अनोमली स्कैन बोलते हैं। उसमें हम सारे अंग चेक करते हैं, बच्चे की ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनीज, लिवर, रीढ़ की हड्डी, हाथ पैर, सब डिटेल में उसकी जांच होती है। और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में हम ग्रोथ स्कैन और डॉपलर करते हैं, बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, बच्चे के बॉडी सर्कुलेशन वगैरह ठीक चल रही है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक पहुंच रही है कि नहीं, ऑक्सीजन वगैरह पहुंच रहा है कि नहीं। ये सब चीजें हमें बहुत मदद करती हैं कि बच्चा कहीं ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, जिससे हमें उसके लॉन्ग टर्म आईक्यू, उसका न्यूरो डेवलपमेंटल डिले, उसके स्पीच, उसको कोई और मेंटल प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ये सब चीजें फ्यूचर भी, इनफैक्ट ये देखा गया कि गर्भ में जितना बच्चे को अगर माता खान पान अच्छा लेती हैं और अगर सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह ठीक जाता है तो बाद में बच्चों का आईक्यू भी अच्छा होता है, और फ्यूचर लाइफ में भी उसको शुगर और बीपी जैसी समस्याओं का कम रिस्क होता है। ये देखा गया है कि लो बर्थ वेट बेबीज वगैरह में ज्यादा रिस्क होता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज कि उनमें शुगर हो। तो इन सब का जो कई बार क्या होता इम्पैक्ट है, है थोड़ा सा मैं रोकूंगा डॉक्टर, कई बार क्या होता जी है, एक जी आम धारणाएं हैं जी कि कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि हम बार बार सीटी स्कैन ना करवाएं, अगर आप कोई प्रेग्नेंट महिला हैं तो उनको बार बार इस तरह की चीज़ें ना करवाना चाहिए, क्योंकि वो जिक्र करते हैं रेडियो एक्टिविटी का। तो क्या वो कितना हाँ हाँ इम्पैक्ट हाँ डालता है इसके अंदर? और एक और मैं इसी में एक सवाल आप जोड़ूंगा, चूंकि हम सभी जानते हैं स्तन कैंसर खास करके महिलाओं में 80-90% महिलाओं में ये चीज़ होती है, और चूंकि आप इमेजिन स्पेशलिस्ट हैं तो क्या इसके डायग्नोसिस में क्या कितना अहम रोल निभाता है ये? जी। तो पहली बात ये कि आपने सीटी स्कैन की बात की। खैर सीटी स्कैन तो रेडिएशन बेस्ड होता है, तो अल्ट्रासाउंड ही करना चाहिए प्रेगनेंसी में। सीटी स्कैन का कोई रोल नहीं होता, सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसमें किरणें होती हैं और वो नुकसान दे सकती हैं। तो एक्सरेज और सीटी स्कैन ये अनसेफ माना जाता है। बट हम अल्ट्रासाउंड की बाट कर रहे हैं जो कि पूरी तरह सुरक्षित है, जो कि साउंड वेव टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जिसमें किरणों का कोई रोल नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली जो भी आपके फिजिशियन जो ऑब्स्टेटिशियन है वो लिखेंगी तो कुछ सोच समझ के ही लिखेंगी। तो ये काफी गलत धारणा है कि उससे आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं मैडम ये सेफ तो है ना, इसमें कहीं बच्चे को नुकसान तो नहीं है। उनका पूछना सही है, ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि सुरक्षित रहे, बट ये आपके माध्यम से मैं सभी महिलाओं को, जो भी क्योंकि आपके क्योंकि दर्शक हैं, महिलाएं उनको आजकल ये एक्सरे बताना करवाने चाहती से भी हूँ। डरती हैं, कई जी बार वो डॉक्टर से सलाह भी लेती हैं हाँ कि क्या एक्सरे बिल्कुल नहीं, करवाना सेफ प्रेगनेंसी रहेगा में क्या, एक्सरे, और खास करके प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के एक्सरे दौरान। नहीं करवाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। एक्सरे रेडिएशन बेस्ड है, अनलेस कोई ज्यादा इंडिकेशन हो कि बहुत ही जरूरी हो, तब भी उसकी प्रक्रिया होती है कि कैसे करवाना चाहिए कि शिशु प्रभावित ना हो, वो अलग चीज है। अल्ट्रासाउंड की हम बात करें, अल्ट्रासाउंड सेफ है प्रेगनेंसी में। बाकी जांच ओके, मोडालिटी जो ओके, रेडिएशन बेस्ड होती है वो नहीं करवानी चाहिए। ठीक ठीक है डॉक्टर। और मेरा आप दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि हम सभी जानते हैं जी और आप भी जानती हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते होंगे, खास करके जी महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में, आज के समय में। और मुझे लगता है या कि चूंकि आप इमेजिन स्पेशलिस्ट हैं, कितना अहम रोल निभाता है डायग्नोसिस में, खास करके स्तन कैंसर के डायग्नोसिस में? हाँ, आपने काफी अच्छा प्रश्न किया है। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर सर्विक्स कैंसर इन विमेन। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते इसको, जिसको कैंसर होने वाला है, बट हम ये चीज बता सकते हैं कि अर्ली अगर हम उसको डायग्नोज कर रहे हैं, समय रहते ही उसको अगर पिक कर लें तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और पूरी तरह क्योर संभव है अगर वो शुरू के स्टेजेस में हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को ये इतनी अवेयरनेस
अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना जागरूक होने चाहिए वो। अपने विकासशील देशों में इतना स्क्रीनिंग का वो नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है कि मैमोग्राफी वगैरह होती नहीं है इतनी लार्ज स्केल पे, जबकि विकसित देशों में ये कंपलसरी होता है कि हर 40 साल की उम्र के बाद हर महिला की स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है। अपने यहाँ अभाव है चीजों का, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। बट अगर महिलाएं सेल्फ एग्जामिनेशन करें, जो कि बहुत ही अच्छा और घरेलू वो चीज है कि हर महीने अपना आप ही वो एग्जामिनेशन करें, और अगर उनको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है नॉर्मल से, तो वो अपनी गायनी को दिखाएं और फिर अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी करवाएं। तो यही अगर अप्रोच भी फॉलो करें वो, तो हम काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर का जो है मैं क्योर मैं हम कर मैं मैं सकते थोड़ा सा इसी में हैं। एक सवाल और आपसे जोड़ूंगा। क्या जो जी खास करके जो बच्चे होते हैं 2-3 महीने या फिर जो नवजात शिशु होते हैं, तो क्या माँ जी। को स्तनपान कराते समय भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि ताकि इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके, खास करके जो ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाती है? हाँ, ये देखा गया है, जो स्टडीज हैं, जो शोध हुए हैं, उनमें ये देखा गया है कि स्तनपान जो करवाती हैं महिलाएं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफी कम होता है इसकी अपेक्षा वो महिलाएं जिन्होंने स्तनपान नहीं कराया हो। बिकॉज इनका भी स्तनपान करवाने से कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स जो ब्रेस्ट कैंसर करते हैं वो नहीं उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए स्तनपान करवाना बहुत ही जरूरी है। शिशु के लिए तो लाभदायक है ही, बट भविष्य में मदर का भी रिस्क जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो काफी सिग्निफिकेंटली कम करता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को इतना प्रमोट किया जाता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अर्ली डायग्नोसिस, जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए आते हैं, तो मैं इस चीज को हमेशा ये बताना चाहती हूँ जो भी पेशेंट्स आते हैं कि कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन वगैरह भी करना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस चीज को पकड़ सके। बिकॉज यही एक मेन की है इस चीज की। हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पाते, बट अगर हम इसको जल्दी से जल्दी हम पकड़ लें तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है। अगर हम कहीं इसमें लेट हो गए तो 2-3 महीने में ही डिजीज काफी फैल जाता है। तो इसमें डर या पैनिक की जरूरत नहीं होती, इसमें सावधान होने की जरूरत होती है हर एक महिला को, क्योंकि इसमें रिस्क अपने इंडिया में रिस्क ज्यादा है इनफैक्ट बाहर के देशों से भी ब्रेस्ट कैंसर का, और उस हिसाब से उतनी जागरूकता नहीं है। तो इसमें इसीलिए जो ज्यादातर इंडिया में जो आते हैं मरीज आते हैं, वो एडवांस स्टेज 3 या 4 के आते हैं, जब तक डिजीज काफी फैल चुका होता है, तो उसमें सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर काफी शोध करने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है पब्लिक में। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती यानी हूँ कहीं ना कहीं एक चीज तो कि ये साफ आप कर रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड खास करके सेफ है उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी के दौरान ये करवाती हैं, उनके लिए अल्ट्रासाउंड सेफ है, एक्सरे सेफ नहीं है। जी जी जी, एक्सरे और सीटी स्कैन सेफ नहीं है जी। ओके, एक और जो मैं शायद बीच में भी पूछा था, फिर से मैं पूछता हूं, कोरोना वायरस के जांच में क्या रेडियोलॉजिस्ट वो काम में आते हैं? रेडियोलॉजी क्या उनका महत्व है कुछ? जी, इनिशियल डायग्नोसिस के लिए जो सर्वप्रथम कोरोना वायरस है कि नहीं है, इसमें रेडियोलॉजी का कोई खास रोल नहीं है। बट हाँ, उसके कारण, कोरोना के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि निमोनिया हुआ या बाकी ऑर्गन फेलियर्स हुए, किडनी पे असर आया, हार्ट पे असर आया, इन सब में रेडियोलॉजी का क्योंकि मैं एक महत्व थोड़ा है, सा उनकी टेक्निकल मैनेजमेंट में सवाल महत्व मैं है आपसे जी। पूछूंगा मैम, क्योंकि रेडियोलॉजी या जी। रेडियोग्राफी ये काम किस तरह से काम करते हैं? रेडियोग्राफी तो एक टेक्नीशियन बेस्ड वो है, जो प्रोसेस, जैसे एक्सरे जो खींचते हैं वो रेडियोग्राफर्स होते हैं जो एक्सरे है। तो और क्या हम उसमें जो रेडियो रेडियोलॉजी, एक्टिविटी का इम्पैक्ट नहीं होता, रेडियो रेडिएशन का? एक्टिव, हाँ उसमें रेडिएशन होती है, एक्सरेज में रेडिएशन होती है, बट सीटी स्कैन में कई गुना ज्यादा रेडिएशन होती है। बट वो सब सेफ्टी लेवल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, मतलब एक्सरे में उतनी ज्यादा रेडिएशन नहीं होती है, और सीटी में कंपैरेटिवली ज्यादा रेडिएशन होती है। बट फिर भी मशीन्स वगैरह की ऐसी सेटिंग होती है, और अगर उसको जुडिशियसली यूज किया जाए कि जहां जरूरत हो उसी में ही करना चाहिए। सीटी और रेडिएशन का तो बहुत बड़ा वो होता है, तो इसलिए सीटी स्कैन हमेशा ऐसे ही नहीं यूज करना चाहिए। सीटी स्कैन में जहां जरूरत हो उसी में होना चाहिए। आजकल लो डोज सीटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि लो डोज, लेस डोज सीटी हो, ताकि जिनको स्पेशली कैंसर पेशेंट्स है, बार बार सीटी करवाने की आवश्यकता पड़ती है, उनमें ये समस्या हो जाती है। एक आध बार कभी सीटी करवाना, उससे कोई समस्या नहीं है। प्रेगनेंसी में तो सीटी स्कैन का कोई मतलब नहीं, अनलेस कुछ बहुत ही ग्रेव इंडिकेशन हो कि करवाना बहुत जरूरी है, तो उसमें फिर पेट के ऊपर लेड शील्ड वगैरह, लेड एप्रन डाल के, और ये सब होते हैं उसमें तरीके, उससे किया जाता है। बट अगर हो सके तो एमआरआई कर लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, बिकॉज एमआरआई की सेफ्टी है, एमआरआई सेफ होता है प्रेगनेंसी में, सीटी स्कैन सेफ नहीं होता, क्योंकि एमआरआई भी अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें भी रेडिएशन नहीं होता। चूंकि मैम आप स्पेशलिस्ट इन वोमेन एंड फेटल इमेजिन में हैं, तो उन तमाम हाँ। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो प्रेगनेंसी के दौरान में रहती हैं?
प्रेगनेंसी के दौरान यही कि सबसे पहले तो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है आपको अपनी एंटीनेटल बुकिंग करवा लेनी चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके। और जैसे जैसे वो निर्देश दे, जो जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं वो समय समय पर करवाना चाहिए। समय का बहुत महत्व है। ऐसे अब वो जो 20 साल 30 साल पुरानी जो चीजें हैं वो अब मायने नहीं रखती। जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहला अल्ट्रासाउंड 7वें महीने में ही होना चाहिए, अब वो चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हुए हैं। तो इसीलिए जो साइंस ने तरक्की की है उसका एडवांटेज लेना चाहिए आपको। अल्ट्रासाउंड हर जगह उपलब्ध होता है और इससे जच्चा और बच्चा की सेहत पे बहुत अच्छा उससे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर समय समय पर प्रॉब्लम्स या चीजों का निदान भी हो जाता है। कभी देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, खान पान में कोई परिवर्तन करने से ग्रोथ पिक कर जाती है, पानी की कमी आ रही है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करने से फर्क पड़ जाता है, तो उससे बच्चे के ओवरऑल वेलबींग का बहुत फर्क पड़ जाता है इन छोटी छोटी चीजों से ही। तो मैं चाहूंगी कि अपना खास तौर पर अपना प्रोटीन इंटेक, डाइट वगैरह का खूब ध्यान रखा जाए। बार बार जो भी समय समय पर गायनेकोलॉजिस्ट बुलाती हैं उनको उनके पास जाना चाहिए और जैसे उनके निर्देश अनुसार, क्योंकि ये सब चीजें तथ्यपूर्ण चीजें हैं, ये कोई एविडेंस बेस्ड शोध करके फिर निकली जाती हैं, इसमें कोई हानि नहीं होती आपको। और ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ही सेफ होता है, तो इसलिए इसके लिए आपको कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है and all। तो मैं चाहूंगी कि हर महिला को एक सुरक्षित गर्भ का अधिकार होना चाहिए। चूँकि मैम आप भी जानती हैं, हम सभी जानते हैं, कोरोना काल है और हम चाहेंगे कि इस वक्त आपको पूरा भारत देख रहा है भी और सुन भी रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना काल में? मैं यही कहूंगी कि बी सेफ, सुरक्षित रहिए। और जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस आ रही हैं, बिल्कुल अब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, हाथ धोइए और वैसे बिल्कुल भी एडवेंचरस मत बनिए। किसी से फालतू में किसी से मिलना या सोशलाइज करना, इन सब का समय नहीं है। थोड़ी धैर्यता रखिए। 3-4 महीने कम से कम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो बचाव रखिए, अपना ध्यान रखिए और बहुत ही जरूरी हो तभी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाइए। अदरवाइज टेली कंसल्टेशन देखिए, फोन्स पे देखिए और अगर जाना भी पड़े तो एकदम सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। समय की बात है, समय के साथ सब बीत जाएगा, तो धैर्यता बनाए रखिए। डॉक्टर रचना गर्ग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पब्लिक लाइव को टाइम देने के लिए थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।